देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन है, टॉपिक है यहाँ पे दिया सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए? फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द आरओसी विद इन हुज जुरिडिक्शन द आरओसी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी प्रपोज टू बी सिचुएटेड। आप जिस आरओसी के अंडर फॉल करते हो, बोला था ना हर स्टेट का एक आरओसी है, तो आप जिस आरओसी के अंडर में फॉल करते हो आपको उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जमा देने पड़ेंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस आरओसी के अंडर में फॉल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट? सब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल वो भी ड्यूली साइन बाय सब्सक्राइबर्स। वो जो 2 या 7 या उससे ज्यादा जो भी आपके स्टार्टिंग में मेंबर बन रहे हैं उनका साइन के साथ, और सिर्फ उनका साइन नहीं, उनके साथ में उनके विटनेस का भी साइन। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कोई भी एडवोकेट, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस के नाम से जो लोग प्रैक्टिस में है, और उनके एंड उस डिक्लेरेशन में किसका और साइन होगा? जो लोग भी कंपनी का आर्टिकल एसोसिएशन में जिनका नाम है एज डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी। तो कोई एक प्रोफेशनल और कंपनी के ये लोग डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, इन लोगों का साइन किया हुआ एक डिक्लेरेशन होगा। क्या चीज कैसे डिक्लेरेशन में क्या डिक्लेयर करना है कि कंपनी फॉर्मेशन का जो भी रूल है, इनकॉर्पोरेशन का भी जो भी रूल्स है वो सब कंप्लाई किया है प्रॉपर्ली। मतलब ये लोग डिक्लेरेशन में लिख के दे रहे कि कंपनी सारा नियम फॉलो किया है रजिस्ट्रेशन का। और अगर बाद में कोई गड़बड़ निकला तो इनका गला पकड़ा जा सकता। इसीलिए इनका साइन, जो साइन करेगा बहुत प्रॉपर्ली देख के साइन करेगा। इसीलिए आप प्रोफेशनल का सिग्नेचर मांगे, क्योंकि डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी बोल ही सकता है, हमको उतना पता ही नहीं था रूल का, इसलिए आप प्रोफेशनल का भी साइन मांगे। इसके अलावा आपको एक एड्रेस का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपका, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा आपको वो एवरी सब्सक्राइबर का नेम और उनका आइडेंटिटी प्रूफ ये भी जमा देना पड़ेगा। उनका नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सब का प्रूफ। इसके अलावा कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा उसका नाम, उसका डीन नंबर। स्टार्टिंग में कंपनी में 2 या 3 डायरेक्टर होते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड में 2 और पब्लिक लिमिटेड में 3। तो उन लोगों का नेम, डीन नंबर, एड्रेस, नेशनैलिटी, डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये सब भी जमा करना पड़ेगा। सर ये डायरेक्टर बनते कैसे हैं? आप कंपनी में डायरेक्टर कैसे बनते हो? आपको एक डीन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर लेके आप कंपनी में अप्लाई करते हो कि हम आपकी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट के लिए वोटिंग पे खड़ा होना चाहते हैं। कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर जनरली प्रमोटर चूज करता है या प्रमोटर खुद ही होता है। कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर चूज होने का तरीका ये होता है बेटा कि या तो उसके मेमोरेंडम में कंपनी का नाम ही छाप दो, या कंपनी के जो स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर है वो लोग डिसाइड कर ले कौन बनेगा, या मेमोरेंडम में उसको अपॉइंट करने का तरीका मेंशन कर। 3 तरीका फर्स्ट डायरेक्टर चूज करने का। या तो उसी का नाम लिख दो मेमोरेंडम या आर्टिकल में कि ये कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, तब तो कोई बात ही नहीं बचा। या फिर मेमोरेंडम आर्टिकल में उसका मैनर लिख दो कि आपका डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, उसका तरीका लिख दो। या फिर जो कंपनी के स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर होंगे उनमें से कोई डायरेक्टर का पोस्ट के लिए खड़ा हो गया और उसके लिए वोटिंग होगा और वो डायरेक्टर चूज हो गया। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए शेयर होल्डर का वोटिंग होता है। तो हर एजीएम में जो भी डायरेक्टर हट रहा है, नया आ रहा है, उनके लिए शेयर होल्डर वोटिंग करेंगे। और अगर 50% से मान लो नीरज खड़ा हुआ डायरेक्टर का पोस्ट के लिए, सर कोई भी खड़ा हो सकता है, हाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, तो उसके नाम रखा जाएगा कि हाँ ये कंपनी का डायरेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब उसके लिए वोटिंग होगा शेयर होल्डर की तरफ से, और मेजोरिटी वोट अगर उसके फेवर में आ गया तो वो चूज हो जाएगा, और मेजोरिटी से कम रह गया तो नहीं चूज होगा। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा, उसका डिटेल भी देना पड़ेगा। और फर्स्ट डायरेक्टर या कोई अदर जो पर्सन इंटरेस्टेड है फर्म में या कंपनी में, उसका कंसेंट लेटर चाहिए, क्या भैया वो डायरेक्टर बनने को तैयार। कल को आप झूठ मूठ उसका नाम डाल दो, बाद में वो बोलते हम तो बनना ही नहीं चाहते थे, तो ये सब नहीं चलेगा। तो देखो मेमोरेंडम आर्टिकल का कॉपी, डिक्लेरेशन का कॉपी, एड्रेस प्रूफ, सब्सक्राइबर्स के सारे डिटेल्स, फर्स्ट डायरेक्टर का डिटेल्स और फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट डेटा,
ये सब आपको जमा देना पड़ेगा आरओसी। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर का एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हर उस आदमी का जो कंपनी का पहला सब्सक्राइबर बन रहा है या फर्स्ट डायरेक्टर बन रहा है। सर क्या डिक्लेरेशन, अगेन दोबारा देखो, ऊपर एक डिक्लेरेशन था कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सारा काम ठीक से हो गया, सारा रूल कंप्लाइड हुआ है। अब नीचे डिक्लेरेशन है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर बन रहे हैं ये लोग किसी भी केस में कन्विक्टेड नहीं है, कोई कोर्ट में मतलब कोई मैटर में जेल नहीं जा रहे हैं, कभी भी कोई फ्रॉड या मिसफेरेंस या ब्रीच के गिल्टी नहीं पाए गए लास्ट 5 साल में। सब 5 साल पहले गिल्टी थे तब कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं। एंड ऑल डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी सारे करेक्ट है, आरओसी में जो भी पेपर जमा हो गया उनके नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन ट्रू है उसमें। तो ये 3 बातें उनको डिक्लेरेशन में लिखनी पड़ेगी। और अगर ये ओपीसी है, एक सेकंड पहले बोल दे रहे फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर ये ओपीसी है तो एक रिटर्न कंसेंट जो नॉमिनी बनना चाहता है उसमें, ठीक है। अब बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो मतलब कि 5 साल के पहले अगर वो कोई भी ऐसा मतलब ऐसा फ्रॉड या मतलब कुछ भी काम किया होगा तो फिर वो कंसिडर नहीं होता है। बस 5 साल जो होगा प्रीवियस पिछले 5 साल में अगर वो कभी भी गिल्टी पाया गया, कोई भी फ्रॉड, मिसफेरेंस या ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी का कोई काम पूरा नहीं किया वो, या फ्रॉड किया या मिसफेरेंस किया है पिछले 5 साल में, तो फिर उसको डायरेक्टर बनने का हक नहीं मिलता नया कंपनी, ठीक है ना। तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो ऐसा कोई भी मैटर में कन्विक्टेड या फंसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सर जब ये सब डॉक्यूमेंट हम जमा दे देंगे तो मेरे को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार यानी आरओसी आपको एक सीओआई इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म के साथ कि आपका कंपनी को प्रपोजल में ले लिया गया। फिर आपको एक सिम नंबर दिया जाएगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगा और एक सेपरेट नंबर होगा हर कंपनी का। सर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो मतलब कब मानेंगे, मतलब जो वहाँ पे डेट लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, या फिर जिस दिन इशू हो रहा है वो? नहीं, जो डेट लिखा हुआ है, मिला इशू से कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट लिखा हुआ है उस दिन से मान लिया जाएगा कंपनी रजिस्टर होगी। कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी ओरिजिनली फाइल जो हुआ है आरओसी को वो सबका कॉपी रखेगा। जब तक कंपनी बंद नहीं हो तब तक ये सारा डॉक्यूमेंट रखेगा वो अपने पास। इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स इनकरेक्ट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई बात झूठ बोले या कोई सच छुपाए, इन विच इज अवेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी, सच पर्सन शैल बी लायबल अंडर, मतलब उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। अगर यानी कोई सच छुपा रहा है या झूठ बता रहा है इन सब डॉक्यूमेंट में और वो सिग्नेटरी है नीचे साइन किया, हम अभी बोले ना ये यहाँ डिक्लेरेशन के टाइम में आपके ये प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, या फिर ये वाला डिक्लेरेशन देते वक्त कोई भी आपका डायरेक्टर या सब्सक्राइबर ये लोग बाद में गिल्टी पाए जाते हैं तो इनका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, मतलब फिर कंपनी में कोई भी लायबिलिटी ऑकर होगा तो इनका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। इफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इट इज प्रूव्ड that company is incorporated by furnishing false and incorrect information, या कोई मटेरियल छुपाया है बोलो, मतलब झूठ बोला है या सच छुपाया है, ये बात कब पता चला? इनकॉर्पोरेशन के बाद। या फिर बोलो कोई फ्रॉडलेंट काम में इन्वॉल्व है, ये बाद में पता चलता है। तो यहाँ क्या बोला, कंपनी का प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और जो लोग डिक्लेरेशन दिए है सबके सबका लायबिलिटी अंडर 447 होगा। 447 अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अच्छा, ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इट टू, जब ट्राइब्यूनल में कोर्ट केस जाएगा, ट्राइब्यूनल क्या क्या डिसीजन पास कर सकता है? ट्राइब्यूनल पास ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बोलेगा ये चेंजेस करो मैनेजमेंट में। अगर उसको लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर कोई क्रेडिटर या मेंबर को नुकसान पहुंचा रहा है
तो मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंजेस करवाएगा। लायबिलिटी बोलेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी कर दो इन लोगों का जो लोग साइन किए, या फिर कंपनी के किसी डायरेक्टर को या कंपनी का ही नाम रिमूव कर देगा आरओसी से। अगर उसको यह लगता है कि ये पब्लिक हित में है कि इस कंपनी को ही उड़ा दो तो उड़ा देगा। मतलब आपके वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है या फिर कोई अदर ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब बड़ा सिंपल में 3 लाइन में बोलिए सर, कंपनी में मैनेजमेंट में रूल रेगुलेशन चेंज करा सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करवा सकता है, मेंबर्स लोग का या जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों का अनलिमिटेड लायबिलिटी कर सकता है, या फिर कंपनी का नाम ही रिमूव या बाइंडिंग अप कर सकता है कंपनी। ठीक है, या फिर कोई अदर ऑर्डर पास कर सकता है उसको लगता है। मतलब कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को इतना पावर है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ये सब करने के पहले OOBH देगा कंपनी को, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और बोलेगा आप जो जो ट्रांजेक्शन में एंटर हुए सारा डिटेल दो। मतलब बोलने का पूरा मौका दो भाई, सीधा सा बात। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। MCA सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी स्पाइस। आजकल एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चला है स्पाइस, इलेक्ट्रॉनिकली आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट वगैरह जमा दे सकते हो सिंप्लीफाइड वे में, एकदम सिंपल रखा है। अब आता है वन कंपनी फॉर्मेशन का क्या रूल होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी, ऊपर पढ़ लिए नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का। अब ओपीसी का क्या होगा सर, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ ओपीसी टू इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी इन केस ऑफ डेथ। मतलब आपको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा, जो नॉर्मल एमओए में नहीं होता, अलग से ये डालना पड़ेगा। रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा उस आदमी का जो नॉमिनी बनने को तैयार है। उस रिटन कंसेंट को आरओसी में फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये नॉमिनी कभी भी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। आप भी कंपनी को नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको एक नोटिस देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। कंपनी को भी बताना पड़ेगा, आरओसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और नॉमिनी को हटाना या लाने को ऑल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं मानते, ये बात लास्ट दिन में पढ़े थे। ओनली ए नेचुरल पर्सन, अच्छा कौन बन सकता है ये नॉमिनी, ओनली ए नेचुरल पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज। मतलब रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी। हाँ। आप अब तक टैक्स पढ़े हो, हाँ। आप जानते हो रेसिडेंट होना क्या होता है। 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, मतलब सर उसको 182 डेज तो ज्यादा इंडिया में रहना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इंडियन सिटीजन होना कंपल्सरी। इंडियन सिटीजन कैसे होता है कोई आदमी, सर 2 ही तरीके से एक आदमी इंडियन सिटीजन हो सकता है। नंबर 1, अगर वो पैदा इंडिया में हुआ है, सुनो मेरा बात अच्छा से, अगर वो पैदा इंडिया में हुआ है। नंबर 2, अगर वो पैदा इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको इंडियन सिटीजनशिप दी है। हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं, नीरज फौजिया इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडियन सिटीजन है। लेकिन अदनान सामी का एक नाम सुनो, पाकिस्तानी सिंगर है, पहले बहुत मोटा ताजा गोल मोटोल हुआ करता था, बाद में पतला हो गया। ठीक है, अदनान सामी वो पाकिस्तानी सिंगर है, वो 1-1.5-2 साल पहले इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। मतलब वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में बसना चाहता था। इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ चेक किया होगा उसके बारे में पहले, एंड देन दे हैव अलॉटेड इन द परमिशन, उनको परमिशन अलाउ कर दिया। अब अदनान सामी इंडियन सिटीजन, तो यानी वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ नहीं हुआ, लेकिन उसको इंडियन गवर्नमेंट अलाउ किया। तो सिटीजनशिप होने का यही 2 तरीका, और कोई तरीका नहीं। या तो आप इंडिया में पैदा हुए, इंडियन गवर्नमेंट आपको ऑन डॉक्यूमेंट अप्रूवल दिए, ठीक बात। रेसिडेंट होने के लिए जो टैक्स में रूल पड़े वो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ 120 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला, जो इंडियन सिटीजन होगा या नेचुरल पर्सन होगा उसी को इनकॉर्पोरेशन करने का हक है, और वैसा ही आदमी नॉमिनी बन सकता है। मतलब वो जो ओरिजिनल मेंबर है जो बनाया ओपीसी, उसके लिए भी ये रूल अप्लाइड है सिटीजनशिप वाला, और नॉमिनी के लिए भी यही रूल अप्लाइड है सिटीजनशिप वाला। मतलब जो कंपनी फ्रेम करे ओपीसी
प्रमोटर या जो इनकॉर्पोरेशन की है एंड नॉमिनी दोनों को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इंडियन रेसिडेंट है या नहीं वो अदरवाइज बात है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो बोला नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी मेंबर। अच्छा, एक आदमी एक से ज्यादा पर्सन का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकते। आप अपने नाम का 2-3 ओपीसी नहीं बोल सकते, और ना नॉमिनी आप एक से ज्यादा में हो सकते। मतलब जो ओपीसी खोल रहा है वो भी एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता, और आप भी नॉमिनी एक से ज्यादा ओपीसी में नहीं हो सकते। मैंने नेचुरल लेकिन एक बात, हम एक कंपनी में एक हम खुद खोले ओपीसी और एक ओपीसी में हम नॉमिनी है, ये हो सकता है? सोच के बोलो। चलो, हम अब तक आपको जो रूल पढ़ाया हम उस रूल को रिपीट कर रहे हैं। रूल सुनना फिर अपना दिमाग लगाना। रूल क्या बोलता है सर? सर रूल ये बोलता है एक आदमी एक कंपनी में ही मेंबर हो सकता है, एक ओपीसी में ही मेंबर हो सकता है, और एक आदमी एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। अब बोलो नीरज, एक नीरज ओपीसी खोला, मतलब वो उसका मेंबर है, और वो फौजिया ओपीसी में नॉमिनी भी है। तो क्या ये अलाउड है? होना तो चाहिए। एग्जैक्टली है सर, क्योंकि एक मेंबर है दूसरी पे का नॉमिनी। हाँ, यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा था कि जी एक में नॉमिनी हो सकता है फिर वो कहीं ओपीसी नहीं बन सकता, या अगर ओपीसी है तो नॉमिनी नहीं बन सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। दैट मीन्स सर ये अलाउड है। लेकिन आप एक एग्जांपल ले, मान लो एक मिस्टर एक्स है, उसका एक ओपीसी है खुद का, और वो वाई ओपीसी में नॉमिनी भी है। अब वाई का डेथ हो गया तो तुरंत वो उसका मेंबर बन जाएगा। अब वो 2 कंपनी में मेंबर हो गया, एक अपना वाला और एक वाई वाला में, तो तुरंत उसको एक छोड़ना पड़ेगा। एक छोड़ना पड़ेगा, हाँ। ये बात ध्यान रखने लायक बात। यस, ठीक है सर, इसके लिए कुछ टाइम मिलेगा कि अगला ही दिन सुबह सुबह, मतलब रात को उसको जला दफना क्या है और अगला सुबह ही एक से रिजाइन करना पड़ा? नहीं, 180 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये रूल है, फटाक से देख लो। व्हेन अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपीसी बिकम मेंबर ऑफ अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी। पहले वो एक कंपनी में मेंबर है और दूसरे में वो नॉमिनी था, और इसी कारण वो उसका भी मेंबर हो गया, क्योंकि जिसका वो नॉमिनी है उसके मेंबर का डेथ हो गया, या वो इनएलिजिबल हो गया कोई भी रीजन से। सिर्फ डेथ का रीजन नहीं है, इनएलिजिबिलिटी भी होता है बहुत सारा। तो उसको 180 दिन का क्राइटेरिया मिलेगा, उतना दिन में डिसाइड कर लो वो कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं। ठीक है, माइनर ओपीसी नहीं बन सकता, माइनर ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी। ठीक बात। ओके, shall become a member Such company cannot be incorporated or converted into Section 8 company। यानी ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 का बिजनेस नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं कर सकती कि पहले ओपीसी खोली और बाद में उसको कन्वर्ट कर ली। हाँ, ओपीसी को आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में जरूर कन्वर्ट करो। अब मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये शायद रूल में कहीं आया नहीं लिखा हुआ, बट एक बहुत सिंपल फाइट क्वेश्चन है एकदम। ओके सर, एक ओपीसी है, हाँ, उसका बेसिक नेचर कैसा माना जाए, प्राइवेट लिमिटेड का कि पब्लिक लिमिटेड? प्राइवेट। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। और आखिरी बात सर, ओपीसी क्या नहीं कर सकता? एक तो सेक्शन 8 बिजनेस नहीं खोल सकता। नहीं खोल सेक्शन 8 मतलब कौन हुए? चैरिटेबल। वेरी गुड, वो याद रहना चाहिए ये सेक्शन नंबर के साथ। हाँ, ठीक है। और सर एक काम और नहीं कर सकते आप, अगर ओपीसी खोलें तो आप एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते। होता है ना बहुत सारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी क्या होता है बेटा? ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज, जो भी कंफ्यूजन है एकदम पहले आप खुद को जो पता है वो बताओ, फिर हम आपको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बेटा ये कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी है जिनमें कोई कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं होना चाहिए अगर आपको कंपनी लॉ जब पढ़ते। उनमें से ये एक टॉपिक है एनबीएफसी। लोगों को ना ये नाम सुनने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, बट सर मीनिंग में खो जाते हैं। हाँ सर, वो मुझे भी लगता है, बट मीनिंग में नहीं समझ आता। सुनो मेरा बात, मीनिंग नाम में मीनिंग है, अगर आप ठीक से नाम को तोड़ना सीख जाओ। नॉन बैंकिंग मतलब वो बैंकिंग का काम नहीं कर रहा है,
नहीं। लेकिन क्या चीज का काम कर रहा है? फाइनेंस का। हाँ। मतलब सर बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम कर रहा है। मेरा ये लाइन याद रखो, आप कभी भी एनबीएफसी में कंफ्यूज नहीं हो। बैंक नहीं है, बैंक जैसा काम कर रहा है। ओके। तो ऐसा क्या काम करता है बैंक सर? बैंक मेजोरिटी दो ही तो काम करता है, लोन देना या डिपॉजिट लेना। हाँ, तो बेटा एनबीएफसी वही है जो लोगों को लोन देता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, लेकिन वो बैंक नहीं है सर। ऐसा मतलब उसका देखो बेटा, इंडिया में ना फाइनेंशियल बिजनेस करना है आपको, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो बैंक ही खोल लो, जैसे बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक खोल लो आप। या तो सर मेरे को बैंक नहीं खोलना, लेकिन मेरे को फाइनेंस फील्ड में काम करना है, तो मैं क्या करूं? तो गवर्नमेंट बोला एक तरीका और है, आप एनबीएफसी खोलो। नॉन बैंकिंग लेकिन फाइनेंस का, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ओके। तो सर ये लोग क्या काम करते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। पहले तो मुथूट फाइनेंस का नाम सुनियो, हाँ। मणप्पुरम गोल्ड लोन का नाम सुनियो, हाँ। आईआईएफएल का नाम सुनियो, IIFL, हाँ। स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन का नाम सुनियो, नहीं सुनियो। ये सारे के सारे ना बेटा एनबीएफसी। मेरे यहाँ उज्जीवन फाइनेंस बोल के, UJZIVN, उज्जीवन फाइनेंस, मेरे मोड़ के ऊपर, ये बहुत जगह हम देखा इसका ब्रांच। ये लोग का काम क्या है ना बेटा, पब्लिक को लोन देना, कुछ सिक्योरिटी रख, और कोई अगर चाहे तो यहाँ पे अकाउंट खोल के पैसा भी जमा कर सकते हैं। तो ये लोग पब्लिक से डिपॉजिट भी लेते हैं, लोगों को लोन भी देते हैं। इनका काम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लेकिन ये बैंक नहीं। मतलब बैंकिंग के वे में रजिस्टर्ड नहीं है सर, और क्या है ना? तो फिर ये लोग तो डिपॉजिट्स भी नहीं लेते होंगे? लेते हैं। अच्छा। ये डिपॉजिट भी लेते हैं और लोगों को लोन भी देते हैं। ओके। ज्यादा डिपॉजिट इन लोगों के पास कोई करता नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि सबको लगता है यहाँ पैसा क्यों जमा कर, बैंक में करेंगे, यार रिस्की है, डूब गया तो ठीक है, वो जो भी। लेकिन एनबीएफसी का नाम बोलो। वो जो मतलब नबार्ड वगैरह है, नबार्ड बैंक है बेटा, बैंक है। नबार्ड बैंक है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, उसका काम स्पेसिफाइड है, वो अलग बात हो गया। वो नॉर्मल लोन नहीं देता लोगों को, लेकिन वो है एक टाइप से बैंक, वो एनबीएफसी नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ओबीसी खोलते हो तो आप एनबीएफसी नहीं कर सकते और सेक्शन 8 नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी इतना देर से कर रहे थे, चलिए सब उसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। एक कंपनी खोले आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ, तो व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट power delegated to ROC satisfied that a person or association of person proposed to be registered as a limited company। तो देखो क्या बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला भैया हम काम संभालते फिरेंगे, वो अपना पावर डेलीगेट कर दिया आरओसी को। मतलब काम पूरा आरओसी देखता है, लेकिन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, कौन सर? आरओसी, क्योंकि काम आरओसी को दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे एक लिमिटेड कंपनी के रूप में। ठीक है, विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट सर? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और अदर ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू सच काइंड थिंग्स। इनका प्रमोशन के लिए कोई कंपनी खोला, इन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो, तो इस बात के लिए आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, तो वो आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस दे। ठीक है, तो आपको दो बातें मेनली, तीन बात मेनली याद रखना। नंबर 1, क्या काम के लिए? तो देखो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये तो सब्जेक्ट हो गए। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट इन सिमिलर नेचर टू दिस। अगर आप ऐसा कोई काम के लिए कंपनी खोले, नंबर 1। नंबर 2 बात, आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, बेटा एक बात का हमारे मन में बहुत बड़ा मिथ है। क्या है मिथ सर? सर चैरिटेबल कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमाती।
गलत बात, एकदम बकवास। अच्छा। पहला मिथ ब्रेन से बाहर निकाल के फेंक दो, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो बोल सकते नहीं है। हाँ। मोटिव प्रॉफिट कमाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। सर अगर मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो चैरिटेबल कंपनी नहीं बोले, अगेन मिथ। ओके। मतलब आपका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, आप प्रॉफिट कमाते भी हो, अच्छा। लेकिन उस प्रॉफिट को उसी ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा कर देते हो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नहीं कर। ये दो बातें दिमाग में रखनी। यस। तो मन से दो मिथ आज टूटे। क्या क्या? एक, चैरिटेबल कंपनियां प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से काम कर सकती है और प्रॉफिट कमा भी सकती है, लेकिन उस प्रॉफिट को डिविडेंड वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और उस प्रॉफिट को उसी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है जिस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे थे। अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। मेरा एक एनजीओ है, मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का एनजीओ है, हावड़ा नवज्योति में। एक्चुअली मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। उस एनजीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है गरीब बच्चों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, या गरीब बच्चों में पढ़ाई का सामान बांटना। हमारा तीन ही ऑब्जेक्टिव है। हम जिस एनजीओ से कनेक्टेड है वो एनजीओ का तीन ही ऑब्जेक्टिव है। गरीब बच्चों को खाना बांटना, मेरा फ्रेंड जो इस एनजीओ को चलाता है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उसका लगभग 50-60 हज़ार सैलरी होगा मंथली। वो उसमें से 40,000 रुपये इसी काम पे खर्चा करते हैं। हाँ, वो पिछले 10 साल से यही कर रहा है। मतलब वो 15-20 हज़ार खाली रखता है अपना घर घर चलाने के लिए, बाकी पूरा पैसे इसी के पीछे लगा देते हैं। ठीक है। वो मतलब अन्नपूर्णा बोल के मतलब खाने का संस्था भी चलाता है उसी के साथ, हावड़ा नवज्योति के अंदर ही स्कीम है, एक अन्नपूर्णा स्कीम। ये जब नवरात्रा आता है तो जैसे लड़कियों को खाना खिलाता है, उस दिन कोई और प्रोग्राम का डे आता है तो गरीब बच्चों में जाके पेंसिल बॉक्स बांट देना, पेन पेंसिल बुक्स बांट देना, वो ये सब काम करता है। और उसके बाद जो भी चंदा इकट्ठा होता है वो इससे भी यही काम में लगा। तो देखो आप, तो ये अपने ऑब्जेक्ट पे खर्चा कर रहा है, जो भी पैसा कहीं से आ रहा है। हाँ। अब इनको ये मना नहीं है कि कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो बिजनेस करे, लेकिन उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आए उसको भी इसी ऑब्जेक्ट पे खर्चा। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, दोबारा याद करना। उसका ऑब्जेक्ट है गरीब बच्चों का पढ़ाना, लिखाना, खाना पिलाना। हाँ। ये उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ। लेकिन मान लो वो उस पैसे को ले जाके किसी वृद्धाश्रम को डोनेट कर, वृद्धाश्रम बच्चों का नहीं, ठीक है, वो कहीं पर मतलब अपंग लोगों ने वो पैसा बांट दे, तो वो अपने ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया। मतलब वो रजिस्ट्रेशन करते समय जो ऑब्जेक्टिव बताया था अपना, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है बेटा, हाँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा वो ये बात, हाँ, वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा सर। तो दो इंपॉर्टेंट बात थी, सर वो जिस ऑब्जेक्ट को कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा खर्चा कर दे रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लो वो उन गरीब बच्चों से मिट्टी का खिलौना बनवा रहा है, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करा रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, तो कमाना मना नहीं है, बट उस पैसे को फिर उसी ऑब्जेक्ट पे खर्चा करना पड़ेगा। वो कोई फैक्ट्री खोल लिया उस बिजनेस के अंदर ही और कुछ प्रोडक्शन करके बेच रहे, मना नहीं है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट में पैसे लिखना पड़ेगा, वो ये आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो इन ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं, इनमें से कोई भी जो उसका ऑब्जेक्टिव बताया हुआ। और दूसरा बात है, जो भी प्रॉफिट बच जाए उससे डिविडेंड नहीं बांट सकता अपने मेंबर्स को, प्रोहिबिटेड है। तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इशू करेगा और आरओसी तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर कर देगा एज ए लिमिटेड कंपनी। देखो ये विदाउट एडिशन टू द वर्ड ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, नाम के आगे दोनों लगाने का दरकार नहीं। तुम कहलाओगे क्या? सेक्शन 8 कंपनी। इनको कुछ प्रिविलेजेस है एज ए लिमिटेड कंपनी, कुछ इनको गवर्नमेंट फायदा पहुंचाएगा। कैन अ फर्म बिकम अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी? अच्छा, अब मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है और फौजिया एक सेक्शन 8 कंपनी खोल के बैठी है, क्या मेरा पार्टनरशिप फर्म फौजिया कंपनी का मेंबर हो सकता है? हो सकता है, कोई ना नहीं। तो पहला तो ये अलाउ कर दिया। एडिशनल पॉइंट रिलेटेड टू सेक्शन 8 कंपनी,
नॉट टू ऑल्टर द प्रोविजनल मेमोरेंडम आर्टिकल प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाला था गरीब बच्चों का, अब उसको लग रहा है कि पैसा तो बहुत आ रहा है, चलो वृद्ध लोगों का भी मदद करते, ओल्ड एज पीपल का। सर करें, देखो बेटा जी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करो, तो मेमोरेंडम आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा, लेकिन वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के ऑल्टर नहीं कर सकते। मे बी कन्वर्टेड टू एनी काइंड ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू एसआर एट जीएम अप्रूव्ड सच कन्वर्जन। वो अपने आप को दूसरा फॉर्मेट ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन पहले शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुलाओ और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो इशू लाइसेंस सेक्शन 8 एग्जिस्टिंग प्राइवेट। हाँ, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं किया कि हमको चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दो, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा ये कंपनी काम ही ऐसा ही कर रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो उसको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे सकते। सुओ मोटो मतलब क्या? सुओ मोटो होता है मतलब अपनी इच्छा से, सुओ मोटू होता है। ओके, सुओ मोटू मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है। ये लाइसेंस कब तक कैंसिल हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, और फिर तुमको नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम इस एक्ट का सेक्शन 8 कंपनीज का जो भी रूल्स है उनके रूल को कॉन्ट्रावेंट करते हो, या तुमको जिस सब्जेक्ट के लिए लाइसेंस दिया गया था तुम उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, या तुम कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हम एक ऐसे चैरिटेबल कंपनी खोला, अब वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं हम उनको गलत बात सिखा रहे हैं किसी रिलीजियन के अगेंस्ट में या कुछ भी, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। हम उनको टेररिज्म पढ़ा रहे हैं, मतलब जाके उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो गया ना। या फाउंडेशन में पढ़ाते हुए एक एग्जांपल दिया था कि एजुकेशन के लिए खोला तो है, मतलब लाइक बहुत ही मिनिमल फीस के साथ, बट हम फिर भी मतलब 5,000 10,000 ऐसे ले रहे हैं। हाँ, वो फ्रॉडलेंट हो गया। हाँ, दो बात बोला, या तो फ्रॉडलेंट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। यस, तो फिर सर आपको वो लाइसेंस छिन जाएगा और आपको नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगा आपको OBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उसके बाद अच्छा क्या एक्शन क्या लेगा? या तो आपका लाइसेंस छीन ले, या आपकी कंपनी को किसी और स्टेटस में कन्वर्ट कर दे और आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा दे, या फिर आपकी कंपनी को ही बंद करवा दे, वो भी हो सकता है। लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होता है। बोलेगा बंद क्यों करें, तुम कोई क्राइम तो किए नहीं। हाँ सर, ये फ्रॉड वाला और पब्लिक इंटरेस्ट वाला तो क्राइम ही है, हाँ तब बंद करवा देगा। लेकिन मान लो हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे थे कि हम बच्चों को गरीब बच्चों के लिए करेंगे, अनाथ बच्चों के लिए करेंगे, और हम वृद्धाश्रम को पैसा डोनेट कर दे रहे, तो सर आप गलत तो कुछ किए नहीं। हाँ, आप अपना ऑब्जेक्ट ब्रेक कर दिए। हाँ, अब गवर्नमेंट चाहे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है सेक्शन 8 कंपनी का, लेकिन आपका बिजनेस पे ताला नहीं लगवा सकता, आपका कंपनी बंद नहीं कर सकता। तो वहां मेरे को कन्वर्ट कर देगा प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नॉर्मल में। और अगर सर आप फ्रॉड या अगेंस्ट पब्लिक की काम कर रहे हो तो फिर आपको ताला भी लगा सकते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन लाइसेंस इज रिवोक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर वाइंडिंग अप। देखो बोला ना, जब लाइसेंस रिवोक करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये पब्लिक के हित में है कि तुम्हारा कंपनी को बंद ही कर दे, तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, या तुम्हारा कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर सकता है, अमालगमेशन कर सकता है, ठीक है। अब सर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर, तो जो मेरा एसेट्स है उनका क्या होगा? सर अगर कन्वर्ट कर देता पब्लिक टू प्राइवेट तब तो कोई दिक्कत नहीं था, सेक्शन 8 टू पब्लिक या सेक्शन 8 टू प्राइवेट तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सर बंद ही कर दिया, अब बंद कर दिया तो एसेट्स का क्या करें? सर दो काम हो सकते हैं, या तो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा सारा एसेट जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव का काम है। एज पर ये ट्राइब्यूनल कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट को बोलेगा कि आप इस मैटर को पूरा देखिए और इस कंपनी का सारा एसेट किसी सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव को ट्रांसफर कर दीजिए। सर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, तो तब उन एसेट को गवर्नमेंट बेचेगा और वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ क्रेडिट कर देगा?
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड बोल के गवर्नमेंट एक फंड बना के रखा है। उस फंड में ट्रांसफर कर देगा, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को अपने हिसाब से यूज करेगा, या फिर आपको किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट कर देगा, ऊपर वाला ही बात होगी। ठीक है, वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमलगमेट हो सकता है। हाँ, या तो होगा या सेक्शन 8 कंपनी को ही आपका एसेट ट्रांसफर होगा, किसी नॉर्मल को ट्रांसफर नहीं होगा। और वो भी वही सेक्शन 8 कंपनी का सिमिलर ऑब्जेक्टिव। मतलब अब एक सेक्शन 8 कंपनी है जो रिलीजन के लिए काम करता है, और मेरा सेक्शन 8 कंपनी है गरीबों को किताबें बांटने का, तो अमालगमेट या मेरा एसेट उसको ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है सर, पनिशमेंट भी होगा कुछ, ऐसे बंद कर दो जाओ ऐश करो, नहीं बेटा जी। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विथ नॉट लेस देन ₹10 लाख बट एक्सटेंडेड अप टू 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन लगाएगा। एंड कंपनी का डायरेक्टर और ऑफिसर लोगों को भी जो इन डिफॉल्ट है, उनको भी 25,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन लगेगा। अच्छा, दोनों ही कंडीशन है। तो कंपनी को क्या बोला, 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन, और डायरेक्टर लोग को 25 लाख। हाँ, और आपको सेक्शन 447 भी लगा देगा, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी भी लगा देगा आपको। मतलब जो भी कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉइज है उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब इतना फाइन तो है ही, इसके अलावा किसी को अगर लॉस लगा है तो वो लॉस भी अपनी जेब से भरो। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन टू सेक्शन 8 कंपनी, ऊपर आप पढ़े ना कि सेक्शन 8 कंपनी को कुछ एक छूट है, प्रिविलेज है, प्रिविलेज, द वर्ड इज प्रिविलेज। यस, क्या एडवांटेजेस है सर अगर हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं? पहला बोला, कॉल फॉर जनरल मीटिंग बाय गिवन क्लियर 14 डेज नोटिस, 21 दिन का नोटिस नहीं देना पड़ेगा। याद है ना, पढ़ते हो कि कंपनी का जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 21 क्लियर डेज का नोटिस होता है। हाँ, यहाँ पे 21 की जगह 14 दिन का नोटिस होगा। आपको रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई। हर कंपनी में मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होना चाहिए? 1/3। मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला है बेटा, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नीड नॉट टू कंस्टिट्यूट एनआरसी, और मतलब ये शेयर होल्डर का रजिस्टर और वो सब मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी चेक में 2-3 बात बोला। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी? क्या हम एक सेक्शन 8 कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला बना सकता है? नो, नहीं। कैन एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइवेट कैन सीक लाइसेंस अंडर 8? क्या एक नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड जो चल रहा था इतना दिन से, अब वो अपने आप को सेक्शन 8 का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और वो नाम से ये हटा देना। कैन अ फर्म बिकम मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी? क्या एक फर्म जो है वो एक पब्लिक कंपनी का जो कि नॉन सेक्शन 8 कंपनी उसका मेंबर बन सकता है? नहीं, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है, लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकता। मतलब एक एग्जांपल दे रहा है, फौजिया सेक्शन 8 कंपनी खोल के रखी है और नीरज एक पार्टनरशिप फर्म खोल के रखा है, तो नीरज फौजिया का मेंबर बन सकता है, फौजिया प्राइवेट लिमिटेड का, फौजिया लिमिटेड का, क्योंकि फौजिया सेक्शन 8 कंपनी है। लेकिन अगर फौजिया एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड या नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो फिर नीरज पार्टनरशिप फर्म उसका पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी खत्म। अगला सेक्शन है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा? जिस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन किया गया सीयूआई में, लो आपका आंसर आ गया, उस दिन से मान लिया जाएगा कंपनी मेंबर हो गया। Such subscriber to MOA and all the persons as may from time to time become member of the company shall be। फिर बोलो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। Capable of exercising all the function of an incorporated company। जो भी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को जो भी काम अलाउड है, जो भी फंक्शंस अलाउड है, वो सारा फंक्शन आप परफॉर्म कर पाएगा जिस डेट से सीयूआई में नाम आ गया। मतलब तुम जो पूछे थे ना हमसे कि सर मिल जाएगा उस दिन या इशू हो जाएगा उस दिन, हाँ। ना, कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट क्या लिखा होगा, उस दिन से आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम कर सकते। हाँ, एक बात और आएगा, सर ये तो आप थोड़ा गलत बोल गए, सर ये अलाउड है केवल प्राइवेट लिमिटेड को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
हाँ तो जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस मिले उसके बाद वो नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर सकता कर सकते हैं। है। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड को एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, वो है COI। वो मिल गया उस दिन से काम चालू कर। ठीक है, उसका परपिचुअल सक्सेशन होगा उस दिन से कंपनी का, मतलब मेंबर में को कंपनी फॉरएवर रहेगा। वो अपने नाम पे एसेट खरीद और बेच सकता है, कंपनी खुद मूवेबल इमेबल कोई भी एसेट कहीं बेच सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। कोई भी केस करेगा तो कंपनी के नाम पे करेगा, और कंपनी भी केस करेगा तो अपने नाम से उस पर केस करेगा। मतलब सिंपल सर, आप जो भी एक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फीचर्स लिखते हैं वो सब उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। देख लो क्या क्या था। आप बॉडी कॉर्पोरेट क्या लाओगे, हाँ उसी दिन से क्या लाओगे। आपको सारा फंक्शन एक्सरसाइज करने का पावर होगा एज ए कंपनी। आपका मेंबरशिप परपिचुअल सक्सेशन होगा। आपको आपका अपने नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीद और बेच पाओगे कंपनी के नाम पे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कंपनी के नाम पे होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस पर रिलायंस लिमिटेड के नाम से साइन होगा, अंबानी के नाम से नहीं, प्रमोटर के नाम से नहीं। और कोई भी केस करेगा तो रिलायंस लिमिटेड पे केस करेगा, और रिलायंस लिमिटेड भी केस करेगा तो अपने नाम से केस करेगा। मुकेश अंबानी को जाके केस करने का दरकार नहीं। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे कुछ एक केस लॉस दिया है। हरी नागर एंड शुगर मिल में क्या बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम लीगल पर्सन। ठीक है ना, तो उस दिन से उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में क्या बोला, अ कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन एक्वायर्स सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड द लॉ रिकॉग्नाइज इज अ लीगल पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी होगा। स्पेंसर एंड कंपनी में बोला गया, मेयरली बिकॉज द कंपनी परचेज ऑल शेयर ऑफ अनदर कंपनी इट विल नॉट सर्व एज अ मींस ऑफ पुटिंग एन एंड ऑफ द कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी। बड़ा गजब बात बोला। फौजिया लिमिटेड का सारा शेयर नीरज लिमिटेड बाई कर लिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फौजिया लिमिटेड का सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहा। सर कंपनी तो कम नहीं रहेगा, उसका शेयर होल्डर कौन बन गया या सारा शेयर एक ही आदमी ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब फौजिया लिमिटेड अलग ऑपरेट करेगी, नीरज लिमिटेड अलग ऑपरेट करेगी। दोनों कंपनियों का सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, काम धंधा दोनों कंपनी का अपने अपने नाम से चलेगा। ऊपर वाले जितने फीचर्स पड़े हो, परपेचुअल सक्सेशन, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, केस करना, वो सब फौजिया लिमिटेड अपने नाम से ही करेगी। भले ही नीरज लिमिटेड उसका 100% शेयर खरीदेगी, मतलब उसका आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाता इस बात से। ये बात यहाँ स्पेंसर कंपनी में बोला। इलेक्ट्रिकल हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला, द मेयर फैक्ट दैट एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स शेयर आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and other officers of central government does not make any difference in the position of registered company and it does not make a company as an agent either of president or central government। एक कंपनी का सारा शेयर इंडिया का प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स खरीद लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट का एजेंट हो जाएगा। वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा, वो अलग बात हो गया। लेकिन कंपनी किसी का एजेंट नहीं हो सकता, कंपनी खुद में एक आइडेंटिटी रहेगा। मतलब ये सारे क्लॉजेस या सारे केस लॉज एक बात बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी अपने आप में बना रहता है। चाहे कोई एक सारा शेयर मेरा ले ले, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, कंपनी का आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाता। कंपनी हमेशा सेपरेट लीगल पर्सन रहेगा जब तक वो डिसोल्यूशन में न चला जाए या अमालगमेट होकर बंद न हो जाए। अब फौजिया लिमिटेड का पूरा शेयर हम ले लिए, इसका मतलब नहीं है कि फौजिया लिमिटेड खत्म हो गया, लेकिन फौजिया लिमिटेड का कंपनी मेरे कंपनी में मर्ज हो गया, अमालगमेशन हो गया, देन फौजिया लिमिटेड ओवर। क्या बोले? देन फौजिया लिमिटेड ओवर हो जाएगा। हाँ वही बोलना चाहता। ठीक है, अगला बोला, अच्छा एक बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन था, शायद आगे कहीं पे आ भी जाए। मान लो आरओसी मेरे को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे दिया, बाद में उसको मिला कि थोड़ा मोड़ा टेक्निकल एरर है या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो क्या मेरे कंपनी का अब इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर सकता है? नहीं। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो आपका एक प्रूफ है कि कंपनी रजिस्टर हो गया।
हाँ, तो आरओसी जब चेक करके डॉक्यूमेंट दिया होगा, ऐसे तो अंधाधुंध तो किया नहीं होगा। नहीं। तो फिर उस बेसिस पे कि अब आप तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन में या कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी में, आई रिपीट द वर्ड, कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस मेयरली ग्राउंड पे वो मेरी कंपनी को बंद नहीं कर सकता। ये सब्सटेंशियल एविडेंस है आरओसी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, क्योंकि वो सब कुछ चेक होके मिलता है। तो मेयर इस बात पे, देखो फ्रॉड है तो अलग बात है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है तो अलग बात है, लेकिन मेयर इस बात पे कि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू आ गया, तो इस बात पे वो मेरी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल करके मेरे को अवॉइड करके मेरे को बंद नहीं कर सकता। ये बात कहीं आएगा आगे, नहीं आएगा तो हम वो बात करें। Effect of memorandum and article. Subject to the provision of this act, the memorandum and article shall be registered, bind the company, and the member, therefore, to the same extent, respectively, signed by them and contained conventions of is part of observe all the provision of memorandum and article. Memorandum and article कंपनी पे बाइंडिंग है और सारे मेंबर को उसको मानना पड़ेगा। वो लोग बाद में ये नहीं बोल सकते मेमोरेंडम बोल रहा है बट हम इसको नहीं मानते। All money is payable by the member to the company. Under memorandum article shall be debt due from him to company. कोई भी मेंबर कंपनी को जो भी पैसा दिया है मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से, वो सारा कंपनी के ऊपर उधार माना जाएगा। एंड कंपनी कैन रिकवर कॉल इन एरियर फ्रॉम द मेंबर एज इट लोन इज रिकवरी। अगर आपका पूरा पैसा कंपनी को दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आपका मान लो 8 रुपये दिया हुआ, 2 रुपया कॉल मनी बाकी है, होता है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दिए, कॉल मनी बाकी है, तो बेटा जी वो कॉल मनी कंपनी कभी भी मान सकता है, माना जाएगा कि वो कंपनी का राइट है और आपका लायबिलिटी है। ठीक है। और सिमिलरली कंपनी भी लायबल होगा मेंबर को कि जब कंपनी बंद होगा तो मेंबर को पैसा लौटाए, बट मेंबर आर नॉट लायबल टू ईच अदर। फौजिया भी रिलायंस की शेयर होल्डर है, नीरज भी रिलायंस का शेयर होल्डर है, या फौजिया भी कंपनी की मेंबर, हम भी मेंबर है। फौजिया कुछ गड़बड़ किया, नीरज कुछ गड़बड़ किया, तो दोनों एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है। अब आया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall not commence any business or exercise any borrowing power unless declaration by a director within 180 days of incorporation is filed with the ROC that on date of declaration every subscriber has paid the value of share agreed to be taken। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। एक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, प्राइवेट पब्लिक नहीं बोला, ये एक अलग रूल पढ़ने जा रहे हैं अपने, वो तब तक बिजनेस चालू नहीं कर सकता या कोई बोरिंग नहीं ले सकता जब तक वो ये डिक्लेरेशन नहीं दे दे कि जितने भी मेंबर बने हैं उनका पूरा पैसा, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर बने हैं, जितने शेयर वो लोग लेने के बाद की तो उनका पैसा वो लोग दे दें। और ये कंपनी को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोले हो? सुनो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सुनो। हम एक कंपनी खोला, शेयर कैपिटल है जिस कंपनी का, प्राइवेट हो या पब्लिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब तक अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकता या बोरोइंग नहीं कर सकता जब तक कि हम ये डिक्लेरेशन आरओसी को जमा नहीं दे दें कि मेरे जितने सब्सक्राइबर बने हैं स्टार्टिंग में, वो मेमोरेंडम आर्टिकल के सब्सक्राइबर जो मेंबर बने हैं मेरे 7 या 2 मिनिमम, वो लोग अपना पूरा पैसा दे दिए जितना रुपया का वो लोग शेयर लिए थे। अच्छा। ये डिक्लेरेशन 180 दिन के अंदर आरओसी को देना पड़ता है। तब तक हम अपने बिजनेस एक्टिविटी या बोरिंग पावर का एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम इसको जमा करने में डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी को 50,000 तक का फाइन है और कंपनी का एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 1,000 रुपया पर डे से 1 लाख तक का फाइन। If no declaration within 180 days, ROC has a right to, क्या लिखा RGTV, क्या लिखा उनको, इसका फुल फॉर्म सोच नहीं। RGTV का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ गए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 180 दिन में कंपनी डिक्लेरेशन नहीं देता है तो आरओसी को ये राइट है कि आरओसी ये मान लेगा कि नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन
और आरओसी अपने हिसाब से तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेके तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर से रिमूव कर सकता है। आरओसी के रजिस्टर से तुम्हारी कंपनी का नाम हटा सकता है, या आरजीटीबी का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हर शॉर्टकट तुरंत याद नहीं आता। होगा कोई बहुत सिंपल मीनिंग, लेकिन देखना पड़ेगा। एज पर कंपनीज रूल 2014, declaration under 10AA by director shall be prescribed form and content set form shall be verified with CA और CS और corresponding practice। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा ना और उसी को ये डायरेक्टर लोग साइन करेगा और इसके ऊपर या कोई एक प्रोफेशनल का भी साइन होना पड़ेगा, CA CS या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में। इन केस ऑफ कंपनी परस्यूइंग ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फ्रॉम एनी सेक्टरल रेगुलेशन। हाँ, आपका कंपनी ऐसा कोई काम कर रहा है जहाँ पे आरबीआई या सेबी या ऐसा कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी पावर एप्लीकेबल है, तो आपको वहां से भी पहले परमिशन लेना होगा, तब तक आप काम चालू नहीं कर सकते। मान लो मैं कंपनी खोला, जैसे भी बेस्ट एग्जांपल दे रहा है, मेरा भाई एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग हाउस खोल रहा है। तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग हाउस खोलने के लिए उसको कंपनी फॉर्मेट में कंपनी खोलना पड़ेगा। कंपनी तो कंपनीज एक्ट में आता है, आरओसी के अंडर में। लेकिन बेटा जी, ये इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए हमको IRDA से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मान लो हम शेयर ब्रोकिंग हाउस खोल रहे हैं तो हमको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मान लो हम बैंकिंग या NBFC खोल रहे हैं तो हमको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो भैया जब सिर्फ कंपनी खोल ली और काम चालू कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये प्रिस्क्राइब्ड या कोई भी सेक्टोरल रेगुलेटर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट से आपको अगर अप्रूवल का दरकार है, तो पहले वहां से रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल ले लो, तभी काम चालू कर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे पढ़े क्या सर अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं तो आप अपना बिजनेस तभी चालू कर सकते हैं जब आप आरओसी को ये बता दो कि आपका सारे सब्सक्राइबर का पैसा आ गया। और अगर नहीं आता है या ये डिक्लेरेशन आप नहीं देते हो तो आरओसी आपका नाम कंपनी रजिस्टर से हटा सकता है। और जब ये डिक्लेरेशन दोगे, वहाँ पे डायरेक्टर और प्लस कोई एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का साइन होना चाहिए। एंड अगर आपके कोई दूसरा डिपार्टमेंट का भी आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल है, आरबीआई सेबी इनका, तो उनसे भी आपको अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस चालू कर सकते। मतलब सिर्फ कंपनी खोल दी और काम चालू कर दी, ये नहीं होता। सेक्शन 12 होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी शेल विद इन 30। देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, नीरज प्राइवेट लिमिटेड हम खोलना चाहते हैं, लेकिन सर जी एक इशू है इसमें। आपको एक बोला गया ऊपर डॉक्यूमेंट के टाइम में कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन सर जब तक कंपनी फ्रेम नहीं होगा तो उस कंपनी के नाम से कोई ऑफिस रजिस्टर कैसे होगा? क्योंकि जब हम ऑफिस को भाड़ा पे लेंगे, ऑफिस को खरीदेंगे, तो बेटा जी हमको वहां तो अपने बिजनेस का नाम डालना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट बनाते वक्त। तो बिजनेस तो कंपनी तो अभी फ्रेम ही नहीं हुआ, तो सर यहाँ तो कहानी फंस गया। कंपनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का डॉक्यूमेंट चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्टर करने के लिए कंपनी का नाम चाहिए। दोनों कैसे होगा? मतलब हम ये बोल रहे हैं फौजिया मेरे घर आएगी तब हम फौजिया के घर जाएंगे, और फौजिया भी यही बोलिए नीरज सर मेरे घर आएंगे तब हम नीरज सर के घर जाएंगे। तो दोनों तो उलझ गए। अब मेरा कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका मेरे ऊपर। यहाँ भी यही हो गया ना कि कंपनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए और ऑफिस को रजिस्टर करने के लिए कंपनी को पहले नाम चाहिए। तो जब तक कंपनी का नाम रजिस्टर नहीं हो, कंपनी का नाम मिलेगा नहीं। तो आरओसी बोला ठीक है चलो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तुम खाली वो स्टेट का नाम दे दो जहाँ तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस हो, और जो तुम जगह को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो और जिससे तुम खरीदोगे या भाड़ा पे लोगे, उसका एक अप्रूवल ले आओ लिखवा के कि वो तुमको देने को तैयार है। तुम जमा कर दो, तुम्हारा कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। उसके 30 दिन के अंदर अंदर अब तुम अपना वो रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल आरओसी को जमा करें। ठीक ना? हम फौजिया का एक रूम है जिसको अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं। हम फौजिया के पास गए, देखो फौजिया हमें कंपनी खोल रहे हैं नीरज प्राइवेट लिमिटेड, हमको तुम्हारा ऑफिस भाड़ा पे चाहिए या खरीदना है। तुम बोले अच्छा ठीक है चलो, अब तो नीरज प्राइवेट लिमिटेड तो नाम बना नहीं है। हम बोले नहीं अब तक रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? तो बोला अच्छा ठीक है चलो एक डिक्लेरेशन दे के हम एक साइन तुमको करके देते थे, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि जाओ तुम ये ऑफिस को अपना कंपनी का ऑफिस दिखा सकते हो। तुम हमको प्रूफ दे दिए लिख के। अब हम आरओसी में जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेगा।
जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 30 दिन अब दोबारा हम तुम्हारे पास आएगा और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें मेरी कंपनी का नाम होगा, जहाँ तुम अप्रूवल दोगे। अब हम वो डॉक्यूमेंट आरओसी को जमा कर देंगे विदिन 30 डेज। ठीक है, तो ये तरीका गवर्नमेंट रखा। कंपनी कैन फाइनेंस आरओसी वेरिफिकेशन विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, हाँ। एवरी कंपनी शैल पॉइंट इन फिक्स नेम एड्रेस एंड आरओ एट द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। हर ऑफिस के बाहर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो सब लिख के रखिएगा, और कंपनी का सिम नंबर भी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो नंबर है वो भी। तो नाम, एड्रेस, सिम नंबर और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो सब लिख के रखिएगा। ठीक है, हर लेटर हेड में कंपनी का नाम और सिम नंबर डालेगा, एड्रेस डालेगा। कौन सा लैंग्वेज में, जनरली यूज इन दैट लोकेलिटी। मतलब आप जैसे बंगाल में बिजनेस कर रहे हो तो आपको कंपनी के बाद ये सब डिटेल आपका लैंग्वेज में हो, इंग्लिश प्लस बंगाली, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का एक सील बनाना पड़ेगा एंग्रेव करके। एंग्रेव मतलब क्या होता है, सील ऐसा टप्पा होता है बेटा जब ऐसे सामने सामने नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंपनी को टेढ़ा, पेपर को टेढ़ा करके देखो तो आप अंदर में छपा हुआ फील होगा। लेकिन आपको कंपल्सरी नहीं रहा है, सिन नंबर ये जो सील है। गेट इट्स नेम, एड्रेस एंड इट्स आरओ एंड द सिन अलोंग विद टेलीफोन नंबर। आजकल फैक्स नंबर हट गया, या कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट का नाम, ये सब आपको प्रिंटेड करना पड़ेगा अपने लेटर हेड के ऊपर, बिल हेड के ऊपर, कोई भी पेपर के ऊपर जो आप ऑफिशियली कहीं भी जमा कर रहे हो कंपनी के नाम से। कंपनी का नेम प्रिंटेड होना चाहिए। कंपनी कोई भी हुंडी या प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा है वहां पे। प्रोवाइडेड दैट इन केस नेम चेंज, अगर लास्ट 2 साल में आपका कोई नाम बदला है तो आपको दोनों नाम लिख के रखना पड़ेगा अगले 2 साल तक। मतलब आज हम नाम बदल रहे हैं, नीरज प्राइवेट लिमिटेड को अब हम नीरज जैन प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, नाम बदला। अब मेरे को अगले 2 साल तक मेरे सारे रजिस्टर्ड या ब्रांच ऑफिस में दोनों नाम लिख के रखना पड़ेगा। और कंपनी के नाम क्या क्या, अगर हम 1% कंपनी है तो ओपीसी, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे आपके नाम में 2 टाइटल क्यों है? नहीं बेटा, एक्चुअली में टाइटल एक ही है, नीरज चौराडिया। अच्छा, लेकिन जैन मतलब ऐसा हम लोगों के रिलीजन में ऐसा होता है कि आपके टाइटल्स अलग अलग होंगे, लेकिन अब उस टाइटल का एक हेड कास्ट होता है। अच्छा, वो हो गया जैन। तो आप लोग जैन हो या मारवाड़ी हो? देखो मारवाड़ियों में बहुत डिवीजन है। अच्छा। जैन, महेश्वरी, अग्रवाल। अच्छा। ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल 3 ब्रेकअप होते हैं। ओसवाल के अंदर भी जैन वगैरह अलग अलग कास्टिज्म। इंडिया कास्टिज्म का बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिन है। हाँ, तो मेरा मेन हेड है जैन, उसके अंदर में टाइटल आता है चौराडिया। अच्छा, इसलिए आप जैन लिखते हैं? नहीं, जैन लिखता नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट सारा चौराडिया के नाम से। हाँ। बस जैन हम लिख देते हैं क्योंकि चौराडिया बहुत लोगों को प्रोनाउंस करने में और याद रखने में दिक्कत लगती है, तो इसलिए हम जैन का यूज कर लेते हैं। बोलने चालने में हम जैन बोल देते हैं, बट एक्चुअली मेरा जैन कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर पे आज तक कहीं मेरा जैन नहीं। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ आरओ, सर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस हम बना लिया था। अब जिंदगी भर वही रजिस्टर्ड ऑफिस रखे, कोई कंपल्सन है क्या? नहीं, बदल तो सकते हैं। हाँ, तो आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस का आरओसी को सर, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। और एक्सेप्ट बाय पासिंग एसआर द आरओ शैल नॉट बी चेंज। आप जब तक एसआर पास नहीं करोगे, स्पेशल रिजोल्यूशन, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं कर सकते। तो पहले एसआर पास करो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लो, और फिर आरओसी को 30 दिन के अंदर खबर करो। लास्ट पेज आज के लिए। इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आप आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन या विलेज खोल रहे हो, मतलब आपका कलकत्ता में हेड ऑफिस था, अब आप उसको लेके जा रहे हो सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, मतलब आप सिटी, टाउन या विलेज बदल रहे हो लेकिन स्टेट नहीं। ठीक है ना? तो वेयर ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वेयर इट मे बी सिचुएटेड बाय virtue of the passing by company,
तब आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ अदर कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट, अगर आप एग्जिस्टिंग नहीं हो, नया कंपनी खोल रहे हो, देन आपको कहाँ पहला ऑफिस सिचुएटेड हो रहा है उसका डिटेल एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब सर सीधा बात है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस बदलो, एसआर पास करो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेट बदल रहे हो, मतलब आपका आरओसी चेंज हो रहा है, आरओसी, तो रीजनल डायरेक्टर, तो आपको आरडी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर को भी इसका इन्फॉर्मेशन। तो सर आरओसी बदल रहा है, ये फिर तमिलनाडु में अगर है, मैं तमिलनाडु में आप बोले तो 2 आरओसी है, 2 आरओसी है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, तो वहां भी हमको आरडी को खबर करना पड़ेगा। भले तमिलनाडु टू तमिलनाडु मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो, लेकिन अगर बंगाल टू महाराष्ट्र जा रहे हैं तो वैसे भी आरओसी चेंज हो ही रहे। मतलब सीधा बात है सर, आरओसी बदले आरओसी, तब फिर आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। ये आपको वो भी आरडी को आपको 30 डेज में बता देना। आरडी आप आरओसी आपका नाम चेंज कर लेगा 60 डेज के अंदर, मतलब जिस दिन आप कंफर्म करोगे वहां से 60 दिन के अंदर आरओसी में अपना डिटेल कन्वर्ट कर देगा और आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा 30 डेज के, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है यही कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपका ऑफिस चेंज हो गया, अब आपको कोई और प्रूफ नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी इसमें डिफॉल्ट करता है तो फिर कंपनी के ऊपर 1000 रुपया पर डे का फाइन है, और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो मैक्सिमम 1 लाख तक का फाइन है। इफ आरओसी हैज राइट टू बिलीव, अच्छा आरजीटीबी का फुल फॉर्म मिल गया, आरओसी हैज राइट टू बिलीव that company is not carrying any business or operation, he may cause the physical verification of RO's prescribed manner। अगर कंपनी आरओसी को लग रहा है कि आपका कंपनी कोई काम ही नहीं कर रही, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में चेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जाए, आदमी भेज सकते, और कोई डिफॉल्ट मिलता है उसको तो कंपनी का नाम रिमूव कर देगा रजिस्टर से। मतलब आप एक जगह का रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिए, वहां कोई काम ही नहीं कर रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो, तो आरओसी को हक है वो आपका नाम हटा दे। कैन आरओ बी डिफरेंट फॉर एच ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस? यस, आपका हेड ऑफिस अलग हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस अलग हो सकता है। सर अब ये तो क्या होता है, हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन वाला बात हुआ, कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ से आपका मेनली काम चल रहा है, वो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आखिरी पॉइंट यहाँ पे और आज के क्लास के लिए इस पूरे बात को कंसेप्ट क्लैरिटी में दिया। ए लिमिटेड एज ए करंट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दादर मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई आरओसी के अंदर है। हमारा 2 आरओसी है मुंबई में, वो मुंबई आरओसी के अंदर है, ठीक है। अब मान लो आपका आरओ चेंज हो रहा है बांद्रा मुंबई में, जो कि विद इन लोकल लिमिट ही है, आपका आरओसी भी यहाँ पे मुंबई है, तो फिर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर का जरूरत नहीं है और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल का भी जरूरत नहीं। मतलब सेम आरओसी था, लेकिन मान लो थाने डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, यहाँ आरओसी बदल गया, तब फिर आपको एसआर पास, क्या बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन आपको आरडी का अप्रूवल का जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ, अगर पुणे में, अगर आप पुणे महाराष्ट्र में जा रहे हो, लेकिन पुणे आरओसी के अंदर है, ठीक है। अब तक आपका आरओसी मुंबई का मुंबई था, सॉरी एक गलती हुआ था, ऊपर दोनों में आपका आरओसी नहीं बदला, लेकिन आपका लोकल लिमिट बदल गया। तब फिर आपको जब लोकल लिमिट भी नहीं बदल रहा है, आरओसी भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ हेड ऑफिस बदल रहा है, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और कोई चीज का जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका लोकल लिमिट बदल रहा है लेकिन आपका आरओसी नहीं बदल रहा है, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर पास करना। लेकिन अगर आपका आरओसी बदल जा रहा है, क्योंकि देखो पुणे महाराष्ट्र में पुणे आरओसी है, तब फिर आपको ये तीनों करना पड़ेगा, बीआर, एसआर और आरडी का अप्रूवल। वैसे अगर आप अहमदाबाद या गुजरात चले जाओ सर, यहाँ तो स्टेट ही बदल गया, तो आपको बीआर, एसआर और आरडी अप्रूवल तीनों चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से इंप्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो अपने 12 पेज खत्म। नेक्स्ट